विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उसे प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। देखिए, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार मिला। उसके अमेरिका की इस अधिकार के अंतर्गत उसे अमेरिका के जितने भी कानून हैं उन सारे कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार मिला। यानी अमेरिका की कांग्रेस, संघीय कांग्रेस के द्वारा या अमेरिका के राज्य विधानमंडलों के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनकी संवैधानिकता की जांच करने का उसे अधिकार मिला हुआ है। यदि उन कानूनों की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी जाती है और ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून या राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून संविधान के विपरीत हैं, तो वह उन्हें अवैध घोषित कर सकता है और उसके इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी का कांग्रेस की अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा कोई कानून बनाया गया है या राज्य विधानमंडलों के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है और उनको न्यायालय में चुनौती दी जाती है, उनकी संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि वो कानून अमेरिका के संविधान के विरुद्ध है तो वो उसे अवैध घोषित कर सकते हैं और उनकी इस अधिकार को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहा जाता है या उनकी इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। अब है कि सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के अंतर्गत जो है न्यायपालिका की इस शक्ति के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा किए गए वे कानून भी आ जाते हैं जो कि उसने उन कानूनों के आधार पर किए हैं। यानी जिन कानूनों को अवैध घोषित किया, यानी कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून या वहाँ के राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर उन राज्यों की या केंद्र की कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून उन कानूनों के आधार पर उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वे सब कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि उन कानूनों के आधार पर यदि कार्यपालिका ने कोई भी आदेश जारी किया है या कोई भी कार्य किया है तो वो सब कैसे माने जाएंगे? अवैध माने जाएंगे। और इस संबंध में जो है हम कह सकते हैं कि इस शक्ति के आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। न्यायालय की शक्ति के संबंध में जस्टिस ह्यूज ने कहा कि अमेरिका की जनता संविधान के अधीन रहती है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसी प्रकार से जस्टिस फ्रैंकफर्ट ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है और सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का द्वितीय सदन भी कहकर पुकारा जाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय की जो ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके संबंध में कुछ मर्यादाएं भी हैं या हम कह सकते हैं कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी पहल के आधार पर किसी भी कानून की संवैधानिकता या असंवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती है। वह तभी किसी कानून की संवैधानिकता और असंवैधानिकता की जांच करेगी जबकि उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी, चाहे वो विवाद के रूप में हो या किसी अपील के रूप में। उन कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती किसी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा दी जाएगी, तभी वो उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है।
यानी अब स्वयं अपने आप उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही नहीं किया जाता है, बल्कि अमेरिका के जो निम्न संघीय न्यायालय हैं और राज्यों के जो न्यायालय हैं उनके द्वारा भी इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उन सब के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय सुनता है या उसे सुनने का अधिकार है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस संबंध में अंतिम निर्णय की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय को मिली हुई है। अब है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार। इस संबंध में विवाद है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को जिसका वो प्रयोग करता है उसका कोई संवैधानिक आधार है अथवा नहीं है। एक पक्ष ऐसा है जो कहता है कि न्यायालय की इस शक्ति का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, ये न्यायालय जो है इसने मनमाने तरीके से जो है इस शक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिसमें कि संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य जो है राष्ट्रपति जेफरसन जो है उनका भी यही कहना है कि मूल संविधान में या संविधान की जब रचना की गई तो उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई, क्योंकि मूल संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रखा गया था। लेकिन न्यायपालिका के द्वारा कांग्रेस और राष्ट्रपति के अधिकारों के पुनरावलोकन के माध्यम से जो है न्यायालय जो है उस ढांचे की अवहेलना करता है जो कि संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को महत्व दिया था। तो इस प्रकार से ये उस ढांचे का भी उल्लंघन करता है और साथ ही साथ संविधान निर्माताओं की जो इच्छा थी उसके विरुद्ध भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस शक्ति के आधार पर कार्य किया जाता है। इसकी तरफ एक दूसरा वर्ग है जो कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का समर्थक है, उसके द्वारा कहा गया है कि भले ही स्पष्ट रूप से अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमें कह सकते हैं कि संविधान की दो धाराएं अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 के द्वारा जो है संविधान निर्माताओं के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति या अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये संविधान और अमेरिका के सब कानून और उनके आधार पर की गई संधियां जो है वो अमेरिका का सर्वोच्च कानून होंगे और न्यायाधीश उससे बंधे हुए होंगे। यदि राज्य के संविधान और उसके कानून में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विपरीत कोई भी बात होगी तो वो अवैध मानी जाएगी और जो है असंवैधानिक मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 6 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को जो है ये शक्ति संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रदान की गई है। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में भी ये कहा गया है कि कानून और औचित्य के अनुसार जो है औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, उसके कानून और उसके आधार पर की गई या की जाने वाली संधियों से उत्पन्न होंगे या उनके अंतर्गत जो है उत्पन्न होंगे, तो वो सब मामले न्यायपालिका की शक्ति के अंतर्गत माने जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी है। और साथ ही साथ इस धारणा के समर्थक लोगों का ये कहना है कि संविधान की रक्षा का दायित्व उसे सौंपा गया है, दो किसी भी ओर से, चाहे केंद्र की ओर से या राज्य की ओर से जो है संविधान
कि संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन न किया जाए, तो ये बात देखना किसका दायित्व है? सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है या न्यायपालिका का दायित्व है। और वह अपने इस दायित्व का निर्वहन जब भी कर सकती है जबकि उसे केंद्र या राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार होगा। अब आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? देखिए, 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन विवाद में जो है सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग किया गया। यह मामला इस प्रकार का था कि 1801 में राष्ट्रपति एडम्स ने मारबरी को कोलंबिया जिला का न्यायाधिकारी नियुक्त किया, लेकिन मारबरी तक इस प्रकार का आदेश पहुँचे या भेजा जाता उससे पूर्व ही राष्ट्रपति एडम्स का कार्यकाल समाप्त हो गया और उसकी जगह राष्ट्रपति जेफरसन जो है उन्होंने पद ग्रहण किया या नए राष्ट्रपति बने। तो राष्ट्रपति जेफरसन और उनके न्याय मंत्री मेडिसन ने मारबरी को इस प्रकार का जो आदेश पत्र था वह जारी करने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में मारबरी ने 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से ये प्रार्थना की कि वो इस संबंध में राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। परमादेश का मतलब ये होता है कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसे न्यायालय के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदेशित किया जाता है, कहा जाता है, तो ये कहलाता है परमादेश रिट। तो उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परमादेश जारी करे, क्योंकि 1789 के न्यायिक अधिनियम में ये व्यवस्था थी कि सर्वोच्च न्यायिक ये व्यवस्था थी कि प्रशासनिक अधिकारी को परामर्श दिए जाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की जा सकती है और उसी आधार पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना की गुहार लगाई। और तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के न्यायाधीश मार्शल ने जो निर्णय दिया उसमें उन्होंने कहा कि 1789 के न्यायिक अधिनियम के आधार पर मारबरी जो है वो आज्ञा पत्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं, लेकिन इस अधिनियम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अधिकारियों को परमादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1789 के जिस न्यायिक अधिनियम के आधार पर उन्हें 1789 के न्यायिक अधिनियम के द्वारा उन्हें जो परमादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है वह स्वयं संविधान के विपरीत है, क्योंकि इसके द्वारा वो स्वयं संविधान के विपरीत है या संविधान की धारा 3 के विपरीत है, क्योंकि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक न्याय क्षेत्र उस न्याय क्षेत्र से अधिक कर दिया गया है जो कि संविधान की धारा 3 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने 1789 के अधिनियम के एक व्यवस्था को या एक उपबंध को जो है उसने संविधान के विरुद्ध घोषित करके उसे अवैध घोषित किया और पहली बार जो है इस मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस निर्णय के द्वारा कुछ निष्कर्ष सामने आए या हम कह सकते हैं कि कुछ निष्कर्षों को जो है मार्शल के द्वारा निर्णय के रूप में व्यक्त किया गया। सबसे पहली बात इस निर्णय से ये सामने निकल कर आई कि संविधान एक लेख पत्र है जिसके द्वारा सरकार की जो शक्तियां हैं, उनकी मर्यादाएं हैं वो निश्चित की जाती हैं।
दूसरी बात कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च कानून है और संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस या राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए कानून सब संविधान के अधीन है, या हम कह सकते हैं कि इन सबसे ऊपर संविधान सर्वोच्च कानून है, या सर्वोच्च देश में सर्वोच्च कानून संविधान है। तीसरा है कि यदि संविधान के विपरीत जो भी कानून होंगे, चाहे वो राज्य की विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हों या फिर केंद्र की कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हों, यदि वो संविधान के विपरीत हैं तो न्यायपालिका के द्वारा उन्हें अवैध घोषित किया जाएगा और वो अवैध माने जाएंगे। ये 3 बातें इस निर्णय से निकल करके आई और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1803 में इस मेडिसन बनाम मारवरी विवाद में जो है न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का उपयोग सबसे पहली बार किया गया।